प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम डिजाइन प्रिलिमिनरीज। प्रिलिमिनरीज के अंदर सबसे पहले आता है डिकम्पोजिंग द प्रॉब्लम इनटू टास्क। डिकम्पोजिंग का मतलब क्या होता है नॉर्मली कि किसी को ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम को टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर रहे हैं जिसको हम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सके। ये जो प्रॉब्लम है वो इंडिपेंडेंट और लूजली कपल्ड पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीपल वेज ऑफ डिकम्पोजिशन। किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड करना है टास्क में, तो वो दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक होता है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम और दूसरा होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ पैरेललिज्म। अब अलग अलग डिकम्पोजिशन जो है वो अलग अलग लेवल की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस देता है पैरेलल एल्गोरिथम में। टास्क ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम हमने डिवाइड किया वो सेम साइज का, वो अलग अलग साइज का हो सकता है। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, किसी को ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए होता है, किसी को कम कंप्यूटेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे वर्कलोड बैलेंसिंग जो है वो भी एक क्रुशियल रोल होता है पैरेलल प्रोसेसिंग में, जिससे हम एफिशिएंट पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर सके। टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ क्या शोकेश करता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है दो टास्क के बीच में। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर नोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल टास्क को और एजेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंसीज बिटवीन द टास्क। यानी अगर ए से बी, टास्क ए से टास्क बी अगर कोई एक डायरेक्टेड लाइन जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि टास्क ए को पहले खत्म करो, उसके बाद ही टास्क बी जो है वो एग्जीक्यूशन में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मल्टीप्लाइंग अ डेंस मैट्रिक्स विद अ वेक्टर। तो इसमें क्या है, टास्क ए जो है, टास्क ए जो है वो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल प्रॉब्लम ए को हम मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देंगे, डिकम्पोज करेंगे, यानी एन टास्क बनाए उसको वेक्टर बी के साथ हम मल्टीप्लाई करने वाले। तो हर एक टास्क जो है वो सेम साइज का है यहाँ पे, और वो वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें y वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक टास्क जो है वो इंडिपेंडेंटली बी के साथ काम कर सकता है। कैसे कर सकता है, हर एक टास्क जो है वो वेक्टर बी को शेयर कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई कंट्रोल डिपेंडेंसीज नहीं है। मतलब हर एक टास्क जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, उसे कोई सिंक्रोनाइजेशन की या कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पे जो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ बनेगा उसमें कोई एजेस नहीं होगी, मतलब कोई इंटर टास्क डिपेंडेंसीज या कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे। ये सारे ऑब्जर्वेशन है जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसका। ठीक है, हर एक टास्क यहाँ पे सेम साइज के है, यानी वर्कलोड भी परफेक्टली बैलेंस किया गया है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग का। यहाँ पे क्वेरी दी गई है कि मॉडल इज इक्वल्स टू सिविक एंड ईयर इज इक्वल्स टू 2001 एंड कलर इक्वल्स टू, सब क्वेरी में दिया हुआ है कलर इक्वल्स टू ग्रीन और कलर इक्वल्स टू व्हाइट। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये क्वेरी जो है वो इस डेटाबेस पे हमने डाली हुई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन और कलर इक्वल्स टू व्हाइट है, तो जिसके जिसके कलर ग्रीन है, जिसके जिसके कलर व्हाइट है, वैसे डेटाबेस निकाल देंगे। तो व्हाइट कलर का हमने निकाल दिया और ग्रीन कलर का हमने सारा डेटा निकाल दिया। वैसे ही मॉडल इक्वल्स टू सिविक और ईयर इक्वल्स टू 2001 जो है उसका भी डेटा हम फेच कर लेंगे उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से। तो मॉडल इक्वल्स टू सिविक और ईयर इक्वल्स टू 2001 ये हमने सब फेच कर लिया। उसके बाद कंडीशन क्या थी कि कलर इक्वल्स टू व्हाइट और कलर इक्वल्स टू ग्रीन होना चाहिए। मतलब और का मतलब क्या, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, इसीलिए हमें रिजल्टेंट टेबल जो है वो व्हाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिला है। दूसरा क्वेरी क्या था कि मॉडल इक्वल्स टू सिविक एंड ईयर इक्वल्स टू 2001। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं उसको निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों में जो कॉमन था वो डेटा यहाँ पे हमने निकाला। फिर क्या है कंडीशन, सिविक इक्वल्स सिविक एंड 2001, राइट, मॉडल इक्वल्स टू सिविक एंड ईयर इक्वल्स टू 2001 एंड कलर इक्वल्स टू व्हाइट और कलर इक्वल्स टू ग्रीन। मतलब इन दोनों टेबल के बीच में हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड यानी दोनों में जो सेम हो वो निकालना है। तो दोनों में से सेम एंट्री जो है वो है 6734 सिविक 2001 व्हाइट वाला मॉडल। तो ये जो है ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है डेटाबेस क्वेरी का जिससे हम टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। फिर आता है ग्रैनुअलिटी ऑफ टास्क डिकम्पोजिशन।
ग्रैनुअलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टास्क में हम उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दो टाइप की कैटेगरीज में होता है, एक होता है फाइन ग्रैनुअलिटी, दूसरा होता है कोर्स ग्रैनुअलिटी। फाइन ग्रैनुअलिटी का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम को हम लार्ज नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड करते हैं। वो टास्क जो है वो बहुत छोटे होते हैं और उससे ज्यादा हम उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, इतने छोटे टास्क हो जाते हैं वो। इसीलिए यहाँ पे हायर नंबर ऑफ टास्क होता है जिससे हम ज्यादा पैरेललिज्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पैरेललिज्म अगर आ जाए तो प्रोसेसर उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए वहां पे ओवरहेड भी हो जाता है, टास्क मैनेजमेंट करने में ओवरहेड हो जाता है, डिले हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आया कोर्स ग्रैनुलिटी। कोर्स ग्रैनुलिटी में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को हम स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड करते हैं, जिससे कंप्यूटेशन जो है वो हम अच्छे से कर पाए। यहाँ पे हमें ज्यादा पैरेललिज्म तो अचीव नहीं होता है, लिमिट हो जाती है पैरेललिज्म में, लेकिन जो ओवरहेड प्रोड्यूस हो रहा था फाइन ग्रैनुलिटी में वो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, वो ओवरकम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट ओवरहेड निकल जाता है, तो ओवरऑल प्रॉब्लम जो है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। फिर आता है डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी। डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टास्क में हमने उसको डिकम्पोज करके उसमें से कितने नंबर ऑफ टास्क ऐसे हैं कि उसको हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सके। जितने नंबर ऑफ टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं उसको डिग्री ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, वो लेवल ऑफ पैरेललिज्म। जितना डिग्री ऑफ कंकरेंसी होगा उतना ही लेवल ऑफ पैरेललिज्म होगा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ टास्क जो एक साथ हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी। जैसा नाम वैसा कम, वैसे ही एवरेज है तो मतलब क्या हो गया, एवरेज निकाल के करेंगे, यानी एवरेज डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ टास्क है उसको एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल मेजर निकाल के देंगे इसमें। फिर ग्रैनुअलिटी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी पे कैसे इफेक्ट करती है, तो जितना हाई नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी होगा उतना ज्यादा पैरेललिज्म होगा, यानी उतनी ज्यादा ग्रैनुअलिटी होगी। तो फाइन ग्रैनुअलिटी जो है उसके अंदर ज्यादा टास्क होते हैं, ज्यादा पैरेललिज्म हम कर सकते हैं, तो वहां पे कॉन्करेंसी जो है वो ज्यादा होगी। कोर्स ग्रैनुअलिटी के अंदर हम छोटे छोटे टास्क बनाते हैं, कम टास्क बनाते हैं, तो वहां पे डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी जो है वो फाइन ग्रैनुअलिटी से कम होगी। क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल पाथ लेंथ, ये समझने से पहले हम डायरेक्टेड पाथ और टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ जो है उसके अंदर डायरेक्टेड पाथ होता है। डायरेक्टेड पाथ होता है उसका मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में वो सारे टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। यानी एक टास्क जो है वो दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट होता है, जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा टास्क चालू नहीं हो सकता। तो अगर एक लास्ट वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके आगे के सारे टास्क जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट डायरेक्टेड पाथ है, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग नोड जहां पे कोई इनकमिंग एजेस नहीं होती है, वहां से लीफ नोड जहां पे कोई आउटगोइंग एजेस नहीं होती है, वहां तक का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो है उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। और जो ओवरऑल टाइम वो लेता है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वही पूरे प्रॉब्लम का ओवरऑल टाइम होता है। जितना लंबा टाइम क्रिटिकल पाथ लेगा उतना और कोई टास्क नहीं ले पाएगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो इसीलिए वो जो टाइम लेता है, एग्जीक्यूशन टाइम लेता है पर्टिकुलर क्रिटिकल पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ लेंथ। यहाँ नाम पे नहीं जाना है, पाथ लेंथ का मतलब साइज नहीं है यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन टाइम है जो वो क्रिटिकल पाथ को एग्जीक्यूट करने में लेता है। मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी एंटायर कंप्यूटेशन को कंप्लीट करने के लिए अलोंग दी क्रिटिकल पाथ, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ लेंथ। ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखूं तो इसके अंदर क्या है कि सभी टास्क जो है उसकी क्रिटिकल पाथ सेम है। लेकिन अगर इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखूं तो 10, 6, 11, 7 जो है वो एक लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ है। वैसे ही 10 ये वाला जो दूसरा पाथ है, टास्क 1, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7, ये वाला जो है वो भी लॉन्गेस्ट पाथ है। यहाँ पे दो लॉन्गेस्ट पाथ है, 2, 5, 6, 7 और 1, 5, 6, 7। तो ये दोनों जो है वो क्रिटिकल पाथ हुए, इसमें जो टाइम लगेगा वही ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम होगा। तो यहाँ पे ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर
लिमिटेशन आती है पैरेलल परफॉर्मेंस पे। कैसे? तो फाइनल ग्रैनुलरिटी जो है वो ज़्यादा गारंटी नहीं देता है कि वो पैरेलल एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छे से कर देगा और टाइम फ्रेम में कंप्लीट करके देगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हम कुछ ही नंबर ऑफ कंपोजिशन कर सकते हैं, टास्क को बहुत कम नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी डेंस मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं उसको n⁻² यानी n² से ज्यादा नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड नहीं कर सकती। अगर मैट्रिक्स की साइज n है तो n² नंबर ऑफ टास्क में उसको डिवाइड कर सकती हूँ, उससे ज्यादा टास्क जो है उसमें उसको मैं डिवाइड नहीं कर सकती। तो ये एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन है टास्क इंटरेक्शन। कभी कभार एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट होता है, उसको एक दूसरे के साथ बातें करने की जरूरत पड़ती है कि किसी का आउटपुट जो है वो किसी का इनपुट बनता है। तो यहाँ पे जब तक फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेकेंड टास्क चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। तो ये टास्क इंटरेक्शन भी एक लिमिटेशन हो गया। टास्क इंटरेक्शन ग्राफ, टास्क इंटरेक्शन ग्राफ जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। यहाँ टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ की बात नहीं हो रही है, इंटरेक्शन ग्राफ की बात हो रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसका डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। तो टास्क इंटरेक्शन ग्राफ जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है पैटर्न्स को, जो भी इंटरेक्शन पैटर्न्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। मेनली वो शो करता है कि कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंट है। तो टास्क इंटरेक्शन ग्राफ और टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि टास्क इंटरेक्शन ग्राफ जो है वो डेटा डिपेंडेंसी दिखाता है, यानी जो डेटा शेयरेबल है उस डेटा को दिखाता है, और जो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ है वो कंट्रोल डिपेंडेंसी को दिखाता है, यानी किस ऑर्डर में उस टास्क को एग्जीक्यूट करवाना है वो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ दिखाएगा, और कौन सा टास्क पे डिपेंडेंट है वो टास्क इंटरेक्शन ग्राफ दिखाएगा हमें। एडजेसेंट रिलेशनशिप, इसमें क्या बोल रहा है वो कि टास्क इंटरेक्शन ग्राफ जो है वो सुपरसेट है टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ का। जो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ में होगा, जो भी नोड्स टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ में होंगे वो टास्क इंटरेक्शन ग्राफ में होंगे ही होंगे, क्योंकि उसमें डेटा डिपेंडेंसी होती ही है। अगर कंट्रोल डिपेंडेंसी है तो डेटा डिपेंडेंसी भी होगी ही। तो मैं दूसरे शब्दों में ये बोल सकती हूँ कि जो स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर में ही डेटा डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। प्रोसेसेस एंड मैपिंग, नंबर ऑफ टास्क वर्सेस प्रोसेसिंग एलिमेंट। अगर कभी कभार क्या होता है कि डिकम्पोजिशन करने के बाद टास्क जो है वो इतने ज्यादा हो गए होते हैं कि प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो है उससे भी ज्यादा हो गए, जिससे वो प्रोसेस करने वाला होता है, जिससे वो एग्जीक्यूट करवाने वाला है टास्क, वो रिसोर्सेज से खत्म हो गए। यहाँ पे वो रिसोर्सेज को हम प्रोसेसेस बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, पैरेलल एल्गोरिदम जो है उसको मैपिंग करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नंबर ऑफ टास्क जो है वो नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स से ज्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, मैपिंग करना पड़ता है। मैपिंग किसके बीच में होगा, टास्क और प्रोसेसेस के बीच में। टास्क को प्रोसेसेस को असाइन किया जाएगा। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, टास्क को प्रोसेसेस को असाइन करते हैं। मैपिंग में क्या होता है कि टास्क जो है वो प्रोसेसेस को असाइन होंगे। प्रोसेसेस क्या है, तो प्रोसेसेस जो है वो है लॉजिकल कंप्यूटिंग एजेंट्स। हम टास्क को डायरेक्टली फिजिकल प्रोसेसर से असाइन नहीं करवाते, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस से उसको असाइन करवाते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग एपीआईज होती है उसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता है प्रोसेसर बाइंडिंग का, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले टास्क को ग्रुप करते हैं, प्रोसेसेस को देते हैं, और वो प्रोसेसेस जो है वो फिर सिस्टम को देते हैं। सिस्टम जो है वो प्रोसेसर मैपिंग हैंडल करता है। प्रोसेसेस क्या है, लॉजिकल कंप्यूटिंग एजेंट है जो टास्क परफॉर्म करता है, और हर टास्क जो है वो उसके पास खुद का टास्क डेटा और टास्क कोड होता है, जो फिर वो प्रोसेसर्स को देगा, और प्रोसेसर क्या करेगा, उन सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा। वो एक फिजिकल हार्डवेयर यूनिट है जो इन सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा। मिनिमाइजिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम, हम पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि हम इंडिपेंडेंट टास्क को डिफरेंट प्रोसेसेस को असाइन करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम पैरेललिज्म मिलेगा। इंडिपेंडेंट टास्क को क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस को असाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, अलग अलग टास्क है तो अलग अलग प्रोसेसेस उसको हैंडल कर लेगी, और एक ही साथ सारे प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिससे पैरेललिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
फिर दूसरा क्या हो सकता है कि जो भी टास्क क्रिटिकल पाथ पे असाइन है उसको जैसे ही प्रोसेसेस फ्री हो जाए वो असाइन हो जाएंगे उन टास्क को, यानी क्रिटिकल पाथ वाले जो टास्क है उसको तुरंत ही प्रोसेसेस जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि हम इंटरैक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे क्या होता है कि टास्क जो है वो एक दूसरे पे इंटरैक्शन ना कर पाए, डिपेंडेंट ना रह पाए, जिससे हम कम्युनिकेशन ओवरहेड को रिड्यूस कर पाए। कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया, कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं मैपिंग के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डिकम्पोजिशन है जिसके अंदर या तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम कोई डिकम्पोजिशन ही नहीं कर पा रहे, वो टास्क जो है वो ऐसा का ऐसा परफेक्टली उसको रखना पड़ेगा, वो कोई फर्दर डिकम्पोजिशन में नहीं जा सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इंटरैक्शन को, लेकिन स्पीड को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, स्पीड अप नहीं कर सकते, लेकिन इंटरैक्शन जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर आता है कन्फ्लिक्टिंग, दूसरे कन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरियाज, यानी फॉर एग्जाम्पल ले लो कि हम कोई टास्क को मैप करवा रहे हैं एक हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट के साथ, यानी एक टास्क ऐसा है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है और सारे रिसोर्सेज वो पकड़ के बैठ गया है, तो बाकी के टास्क जो है उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे हम पैरेललिज्म तो इम्प्रूव कर पा रहे हैं, लेकिन लोड बैलेंसिंग वाला जो फैक्टर है वो नहीं फुलफिल कर पा रहे। तो लोड बैलेंसिंग जो है वो भी फुलफिल करना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर कम्युनिकेशन के साथ लोड बैलेंसिंग करना ये भी एक डिफिकल्ट फैक्टर है, चैलेंजिंग फैक्टर है, कि कम्युनिकेशन को भी मिनिमाइज करना है और वर्कलोड को भी बैलेंस करना है, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम टास्क को डिवाइड कर रहे हैं यानी वर्कलोड को बैलेंस कर रहे हैं, तो एक टास्क दूसरे टास्क पे मे बी डिपेंडेंट हो जाए तो कम्युनिकेशन ओवरहेड बढ़ जाएगा। अगर मैं टास्क को बैलेंस नहीं करवाती हूँ यानी डिवाइड नहीं करवाती हूँ, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन तो कम हो जाएगा लेकिन वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे जो है वो कन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो ये था पूरा पैरेलल प्रिंसिपल्स जो पैरेलल एल्गोरिथम्स में हम यूज करते थे।